Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, Department of Mechanical Engineering. Today our subject is Engineering Mechanics और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट है जो हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स को जानने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं जो कि हैं इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ मैकेनिक्स? फिजिकल साइंस डील विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज मैकेनिक्स। वाई वी स्टडी मैकेनिक्स? हम मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं? दिस साइंस फ्रॉम द ग्राउंड वर्क फॉर फर्दर स्टडी इन द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हमें डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज़ होते हैं, इसलिए हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके अपकमिंग सब्जेक्ट जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इन सब सब्जेक्ट्स में भी काम आने वाले हैं। तो आप कह सकते हो ये सब्जेक्ट आपका बेस्ट सब्जेक्ट हो जाता है, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच से हों चाहे या फिर सिविल ब्रांच से हों। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ द बेसिक सब्जेक्ट which describes and predicts the effect of force on rigid bodies. It essentially deals with the study of body at rest or in motion when subjected to external mechanical disturbances. हम इनमें स्टडी करने वाले हैं जब कोई बॉडी या तो वो स्टैटिक कंडीशन में या फिर मूवेबल कंडीशन में हो, उसके ऊपर जब कोई फोर्स लगता है तो कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या फिर कोई भी बॉडी इंक्लाइंड पे है तो कितने किलो न्यूटन मेगा न्यूटन का हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो बॉडी स्लाइड नहीं कर पाए, या फिर हमें किसी भी बॉडी को स्लाइड करवाने के लिए कितने न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीज़ें के बारे में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो थिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जैसा कि मैंने बताया, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इज़ द स्टडी ऑफ सॉलिड एट रेस्ट और मोशंस, जहाँ पे कोई भी सॉलिड चीज़ है ना, सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है, उसके ऊपर या तो वो मोशन कंडीशन में या फिर मूवेबल कंडीशन में हो, उसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह लग रहा है, उसके स्टडी के लिए हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के अंदर हम जब कोई या तो गैसियस फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म में कोई भी बॉडी मूव कर रहे हैं या फिर मोशन कंडीशन में, दैट मीन्स मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डील विद द स्टडी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस एट रेस्ट और इन मोशन। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जो है डिफॉर्मेबल बॉडीज़ और दूसरा है रिजिड बॉडीज़। अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की बात करें तो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ डिफॉर्म व्हेन एक्ट अपॉन बाय फोर्स वेयर एज नो डिफॉर्मेशन अकर इन अ रिजिड बॉडी। अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो
अगर हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो जो भी बॉडी होंगे वो डिफॉर्म हो जाएंगे। लाइक कोई रबर का बॉल है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो उसके शेप एंड साइज में चेंजेस हो जाएंगे। बट रिजिड बॉडी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम किसी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड कर देंगे या तो ब्रेक हो जाएगा या फिर टेयर वियर हो सकती, या तो टूट सकते हैं या फिर फूट सकते हैं वो चीज़ें, तो वो डिफॉर्म नहीं हो, तो वो है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडीज़ मेनली हम जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर जो पढ़ने वाले हैं चीज़ें, वो हम इस पे फोकस करेंगे, इन चीज़ों पे। रिजिड बॉडी को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक्स के अंदर। आप लोग पढ़ चुके हो स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स मीन्स कोई भी जब कोई भी चीज़ जब रुकी हुई अवस्था में हो, you mean to say that body is at rest, that's known as statics, and dynamics means body is in motion। जब बॉडी रुकी हुई अवस्था में हो तो उसे हम स्टैटिक बोल देंगे, और जो अगर बॉडी मूवेबल कंडीशन में हो दैट मीन्स वो डायनेमिक के अंदर आएगा। डायनेमिक्स के अंदर भी इसको भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा जो है काइनेटिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होते हैं, देखिए काइनेमेटिक्स के अंदर ये तो हमें कंफर्म है कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों ही डायनेमिक्स के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही मूवेबल कंडीशन में होंगे। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे, मूवेबल कंडीशन में तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स भी होगा, बट क्या है डिफरेंसेस ये होंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर ये है कि अगर कोई बॉडी मूवेबल कंडीशन में है तो वो किस रीजन से मूव कर रहा है हमें ये नहीं पता है। बट काइनेटिक्स के अंदर क्या होगा कि हमें वो रीज़न भी मालूम होंगे कि वो किस रीजन से वो कोई भी बॉडी मूव कर रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के अंदर। अगर हम बात कर लेते हैं, और हम जो मेनली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिजिड बॉडी के अंदर ये जो पोर्शंस हैं इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड आपके शायद सब्जेक्ट चलेंगे भी या फिर अपकमिंग सेमेस्टर में भी आ जाएंगे। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के अंदर भी दो पार्ट आ जाते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स के भी फिर से दो पार्ट, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। और काइनेमेटिक्स अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं उसके अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, जैसे आइडियल फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड, ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन जो अपना पॉइंट है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स। ये आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स। Fundamental law of mechanics refers to Newton laws of motion, law of transmissibility of forces, and various law related to the force system। अब हम अगर इसकी बात करते हैं फंडामेंटल लॉ के अंदर कौन से लॉज आते हैं, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस एंड वेरियस लॉ रिलेटेड टू फोर्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, फंडामेंटल लॉ के अंदर। अब बात ये आती है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखे हैं, ठीक है, और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में अभी हम जान लेंगे। अब वेरियस लॉ रिलेटेड टू द फोर्स सिस्टम जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये भी इसी के अंदर आएंगे फंडामेंटल लॉ के अंदर। साइन लॉ भी इसी के अंदर आते हैं, ट्रायंगुलर लॉ भी इसी के आते हैं, ट्रायंगल लॉ। और नेक्स्ट जो है आपके लामिस थ्योरम्स, ये भी इसी के अंदर आते हैं फंडामेंटल लॉ के अंदर, लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बाद। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कितने पार्ट में क्लासीफाई है, 3 पार्ट में, 3 लॉज हैं इसके। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, every body continuous in its state of rest or of uniform motion in a straight line
if there is no unbalanced force acting upon it। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी या तो वो रुकी हुई अवस्था में हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे हों, उसमें चेंजेस तभी आएंगे जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा। यही आपका क्या है, फर्स्ट लॉ। जब जैसे ही हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और अगर हम कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाते हैं डेट मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आप ये कहोगे कि सर कंडीशन ये आती है कि जैसे कोई बॉडी है वो मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मूवमेंट हो रहा है उसमें। अब बात यह है कि वो जैसे कोई बॉल है, उसे हम एक बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर जाने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। अब रीज़न ये है कि अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म मोशन से कंटिन्यूसली चलता जा रहा है तो वो या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता ही रहेगा या फिर वो स्टैटिक कंडीशन में हो। तो अब वो बॉल रुक क्यों रहा है उस कंडीशन में? अब वो रुकने का रीज़न ये है कि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है और जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी व्हील है, एक कोई टायर है, उसको हम रोड के ऊपर ऐसे उसे घुमा दें तो इसका मतलब वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, कुछ देर जाने के बाद वो रुक जाता है। रीज़न ये है उसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोज करते हैं, जिस रीज़न से वो कुछ टाइम तक जाता है फिर रुक जाता है। यही है और ये किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, और यहीं से हमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या है, एफ इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ यहाँ पे फोर्स है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ इक्वल्स टू एम ए को। अब नेक्स्ट जो लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, that is the force of interacting between two particles are equal in magnitude and opposite in direction। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है किसी भी बॉडी पे हम जितने मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाएंगे, उस बॉडी के द्वारा दूसरे बॉडी के द्वारा भी अपने ऊपर सेम मैग्नीट्यूड से अपने ऊपर भी उतना ही फोर्स अप्लाइड होगा, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। जैसे हम दीवार पे कोई बॉल फेंकते हैं तो वो वापस इसी रीजन से आते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से उनके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ ही अप्लाई होता है। जैसे हम बॉल दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉल के द्वारा दीवार पे जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स दीवार के द्वारा बॉल के ऊपर भी लगता है, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। यही आपका न्यूटन थर्ड लॉ है। नेक्स्ट जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, ये भी आपके फंडामेंटल लॉज के अंदर आते हैं। अब हम इसे जान लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी क्या होता है। दिस स्टेट दैट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और of motion of a rigid body will remain unchanged if a force acting at a given point of rigid body is replaced by a force of the same magnitude and same direction but acting at different point, provided that the two forces have the same line of action। अब हम इसे समझ लेते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी होता क्या है।
हम मान रहे हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, सेम बॉडी, उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमने यहाँ पे माना लेट्स कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑन विच अ फोर्स F इज एक्टिंग एट पॉइंट A। देखो फिगर ए में हम ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और जिसके ऊपर ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, और दूसरी की बात करें, दूसरे पे बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स क्या है? एफ है। अब ये ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहता क्या है कि अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन में, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में अगर कोई फोर्स ए पॉइंट यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे या फिर यहाँ पे लगे, कहीं भी लगेगा, तो वो जो फोर्स है वो इक्वल ही रहेगा अगर उसका डायरेक्शन सेम है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो डैट यहाँ पे फिगर ए जो है और फिगर बी जो है, दोनों डायग्राम सेम ही चीज़ हैं। यहीं से हमें ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स से हमें यही चीज़ सीखने को मिल रही है कि अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन है, किसी पे बॉडी पे फोर्स, कोई एफ फोर्स अप्लाइड जैसे यहाँ पे हो रहा है ए पॉइंट पे, और इस डायग्राम में बी पॉइंट पे वही फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। बस यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सेम रहने की वजह से ये जो है फिगर ए में जो कंटेंट है फिगर बी में, वो इसके इक्वल हो जा रहे हैं। अब ऐसे ही और कोई अगर हम डायग्राम ले लें, जैसे इसके अंदर अगर हम एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये, तीन अलग अलग पॉइंट हमने मान लिया। अब यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये सारे एक ही फोर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने F माना, तो ये फोर्स भी F ही होगा, ये फोर्स भी F ही होगा। डैट मीन्स जैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे लगा रहे हो, आप यहाँ पे लगा रहे हो, या फिर आप यहाँ पे लगा रहे हो, ये सब हर एक पॉइंट पे सेम ही रहने वाले हैं। क्योंकि ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स कहता क्या है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अगर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो वो सेम ही रहने वाले हैं, उसमें कोई, उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जब तक कि आप कोई उसमें उसके डायरेक्शन को चेंज ना कर दो, ठीक है। यही था आपका ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स, और ये सेकेंड पॉइंट थे इसके फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स के अंदर। अब हम इनके बाकी के जो लॉज हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे उनके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।